स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर जारी रहेगा आंदोलन, राकेश टिकैत ने दिए संकेत। एक और बड़ी अपडेट, हिंदू महासभा की चेतावनी पर धारा 144, मस्जिद में आधार कार्ड से एंट्री। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। गुरुग्राम मैदान में नमाज को लेकर फिर हुआ विवाद। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस का कुनबा बढ़ा, हिंदू वाहिनी और सपा समेत कई पार्टियों के नेता हुए शामिल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लालू परिवार मान लेता मेरी बात तो तेजस्वी होते, बिहार के मुख्यमंत्री असदुद्दीन ओवैसी ने खोला बड़ा राज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर की दरिया दिली, बोले अखिलेश यादव एक भी सीट नहीं देंगे तब भी मैं सीएम बनाकर छोड़ूंगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अदालत में पेशी के बाद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा बोले योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी शराब से करूंगा भस्म। एक और बड़ी अपडेट, गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, बोले मुख्यमंत्री बनना मेरे लिए मायने नहीं रखता। 370 की वापसी के लिए 300 सांसदों की जरूरत। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर जारी रहेगा आंदोलन, राकेश टिकैत ने दिए संकेत। दरअसल दोस्तों, दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। बता दें, इस अहम बयान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर शाहजहांपुर, टीकरी और गाजीपुर पर 1 साल से चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन अभी खत्म नहीं होगा। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर होने वाली बैठक से पहले ट्वीट किया है कि आज बैठक में आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा और सरकार बातचीत करेगी तो कैसे बातचीत करेगी, इस पर चर्चा होगी। चलिए अगली खबर, हिंदू महासभा की चेतावनी पर धारा 144, मस्जिद में आधार कार्ड से एंट्री। दरअसल दोस्तों, कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद को लेकर कन्हा की नगरी में इस वक्त माहौल गर्मा गया, जब हिंदू महासभा ने ऐलान कर दिया कि बाबरी विध्वंस की बरसी यानी 6 दिसंबर को शाही मस्जिद के गंगा जल से पवित्र करेंगे। बता दें कि इसके बाद हरकत में आई पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। चुनाव के वक्त माहौल खराब ना हो, ऐसे में शाही मस्जिद के प्रबंधन ने भी चौकसी बढ़ा दी है। बता दें कि कोई भी असामाजिक तत्व मस्जिद में प्रवेश न कर सके, इसके लिए जुमे के दिन मस्जिद में लोगों को आधार कार्ड देखने के बाद ही प्रवेश दिया गया। दोस्तों, दरअसल हिंदू महासभा के ऐलान के बाद पुलिस के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना चुनौती बन गया है। चलिए अगली खबर, गुरुग्राम मैदान में नमाज को लेकर फिर हुआ विवाद। दरअसल दोस्तों, खुले मैदान में शुक्रवार को नमाज अदा करने को लेकर विवाद तब फिर से शुरू हो गया जब इस्लामिक आस्था से जुड़े 200 से 300 अधिक लोगों ने यहां सेक्टर 37 मैदान में जुमे की नमाज अदा की। बता दें कि शुक्रवार की नमाज के विरोध में हिंदू संगठनों के सदस्यों ने धरना दिया। गुरुग्राम पुलिस ने एक औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 37 में शुक्रवार की नमाज के बाधित करने की कोशिश करने के आरोप में एक दक्षिणपंथी समूह के प्रमुख दिनेश ठाकुर सहित हिंदू संगठनों के लगभग 10 लोगों को हिरासत में लिया। बता दें कि भारत माता वाहिनी समूह ने सार्वजनिक पार्कों स्थानों में नमाज अदा करना बंद करने की मांग की। बता दें कि तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इसी अप्रिय घटना से बचने के लिए कई पुलिस कर्मियों को भी मौके पर तैनात किया गया था। उन्होंने शुक्रवार की नमाज के दौरान हिंदू दक्षिणपंथी सदस्यों को किसी भी तरह का हंगामा करने से रोकने के लिए मैदान की घेराबंदी की। बता दें कि संगठन के कई लोग मैदान में जमा हो गए थे, जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगा रहे थे। पुलिस ने बताया है कि हालांकि नमाज के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लोगों ने नमाज अदा की, शांति से मैदान से बाहर चले गए। बता दें कि मौके पर मौजूद शहर के पुलिस एसपी राजेंद्र सिंह ने कहा है कि पुलिस ने संगठन के कुछ सदस्यों को हिरासत में लिया है। बता दें कि IANS से बातचीत में बताया है कि हमने समूह के सदस्यों को हिरासत में लिया जिन्होंने शुक्रवार की नमाज कानून व्यवस्था की स्थिति को बाधित करने की कोशिश की थी। चलिए अगली खबर, कांग्रेस का बड़ा कुनबा, हिंदू वाहिनी और बसपा समेत कई पार्टियों के नेता हुए शामिल। दरअसल दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दों को उठा रही है, सड़क पर उतरकर सबकी लड़ाई लड़ रही है। सपा बसपा और भाजपा सरकारों ने प्रदेश में रोजगार उद्योग चौपट कर दिए और बेरोजगारी बढ़ा दी। अब जनता पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बता दें कि ये बातें उन्होंने विभिन्न पार्टियों से कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले नेताओं को संबोधित करते हुए कही है। चलिए अगली खबर, लालू परिवार मान लेता मेरी बात तो तेजस्वी होते, बिहार के मुख्यमंत्री असदुद्दीन ओवैसी ने खोला बड़ा राज। दरअसल दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सियासी दलों में गठजोड़ की बातें चल रही हैं। एक टीवी चैनल से बात करते हुए शुक्रवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले साल नवंबर में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बड़ा राज खोला है। बता दें कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार के चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने उनकी बात नहीं सुनी। अगर आरजेडी उनकी बात मानते तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैंने इस संबंध में तेजस्वी की पार्टी से बात करने की काफी कोशिश की थी पर कामयाबी नहीं हासिल हुई। इसी के चलते आज तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा पहुंचाने से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा है कि हमसे बीजेपी को लाभ नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रजत ने हमारी बात नहीं मानी। अगर लालू परिवार ने हमारी बात मानी होती तो आज तेजस्वी यादव सीएम की गद्दी संभाल रहे होते। ओवैसी ने कहा है कि हमने इस संबंध में कई बार आरजेडी से बात करने की कोशिश की पर मेरी सुनी ही नहीं गई। बता दें कि नवंबर 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे। इलेक्शन में रजत कांग्रेस, माकपा, भाकपा और भाकपा एमएलए ने महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ा था। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अकेले ही चुनाव में हाथ आजमाया था। विधानसभा चुनाव का परिणाम ओवैसी के लिए बिहार में नई उम्मीद लेकर आया और एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। चलिए अगली खबर। ओम प्रकाश राजभर की दरिया दिली बोले, अखिलेश यादव एक भी सीट नहीं देंगे तब भी मैं सीएम बनाकर छोड़ूंगा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सूबे के सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रुझाने के लिए लगातार रैली और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को सुल्तानपुर पहुंचे थे। बता दें कि सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव मुझे एक भी सीट नहीं देंगे तब भी मैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ूंगा। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी पार्टी के समर्थन में सुल्तानपुर जिले के धम्मेर में एक जनसभा को संबोधित किया। राजभर ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को जिस दरवाजे से सत्ता में लाया गया था उसी दरवाजे से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। पूर्वांचल की जनता राजभर के साथ चलती है तो सत्ता भी उसी की ओर चलती है। जनता महंगाई से जूझ रही है। अखिलेश यादव को जनता 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री बनाएगी। चलिए अगली खबर। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, बोले मुख्यमंत्री बनना मेरे लिए मायने नहीं रखता। 370 की वापसी के लिए 300 सांसदों की जरूरत। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि इस समय मुख्यमंत्री बनना मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता है और ना ही मैं किसी चुनावी जनसभा में आया हूं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, हमसे हमारे राज्य का दर्जा छिन गया है, जमीन और नौकरियों से अधिकार छिन गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री बनना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, बल्कि मेरे लिए अपने राज्य की पहचान और आप लोगों को नौकरियां और जमीनों पर आपके अधिकारों को सुरक्षित बनाने के लिए काम करना है। मैं आज सिर्फ आप लोगों से मिलने और आपकी परेशानियां जानने आया हूं। बता दें कि किसी पार्टी और नेता का नाम लिए बिना आजाद ने कहा है कि मैं आपसे झूठे वादे करूंगा, अनुच्छेद 370 की बात करूं, ऐसा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 370 लोकसभा में बहुमत वाली सरकार ने हटाया है। मैं आपसे कहूं कि मैं उसे वापस लाऊंगा तो ये झूठ है, क्योंकि अनुच्छेद 370 को लोकसभा में वापस लेने के लिए 300 सांसदों की जरूरत है। आज के दिन कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। 2024 में हमारे 300 सांसद होंगे ऐसे मुझे लगता नहीं है।